हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे थे। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं जीएनएम 2025 का यूपी का पेपर। एग्जैक्टली ये यूपी जीईटी एंट्रेंस एग्जाम 2025 का पेपर है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा 2025 में कंडक्ट कराया गया था। एग्जैक्टली रियल पेपर है, वही क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा क्या ये रियल पेपर है। एग्जैक्टली ये रियल पेपर ही है। आप सोचोगे मुझे कहाँ से मिला, तो बता दो, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जो भी बच्चे एग्जाम दे करके आते हैं और बताते हैं ये क्वेश्चन आया था, हजारों की संख्या में बच्चे पेपर देते हैं, सबको कोई ना कोई क्वेश्चन याद ही रहता है। उस बेसिस पर हमने सभी बच्चों से सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन किया एंड देन उसके बाद अपने टाइपिंग वाले व्यक्ति से बोला कि उसको एग्जाम एकदम एग्जाम वाले पेपर की तरह लिख दो। उसने वैसे ही बना दिया जैसा आपके एग्जाम में पेपर आया था। अगर आपको भरोसा नहीं है, आप डिफरेंट डिफरेंट किसी भी चैनल पर जा करके देखना जिन्होंने 2025 में ही पेपर का सॉल्यूशन कराया था, एग्जैक्टली सेम यही पेपर होगा। तो इस चीज से बिल्कुल भी मत घबराना क्या ये ओरिजिनल पेपर है या फेक पेपर है। मैं बताऊं, ये एग्जैक्टली रियल पेपर है जो आपके एग्जाम में 2025 में आया था। रियल पेपर है, सेम पैटर्न, सब कुछ सेम है, सब कुछ क्वेश्चन वही सेम है। रोल नंबर डालने का ऑप्शन है, 2 घंटे 20 मिनट का पेपर है। मार्कशीट नंबर आपको यहाँ भरने का ऑप्शन है। 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए, कुल 100 क्वेश्चन है यहाँ पर। 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। 2 घंटे 20 मिनट आपको दिया गया। इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। इस पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? साइंस, जीके, साइंस एंड देन इंग्लिश। 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया। टोटल 100 क्वेश्चन आपको पता ही होगा। मीडियम बायलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों रहने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन इज इन इंग्लिश, ठीक है। एंड बाकी ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करना यहाँ पर अनिवार्य है। तो ये सारी गाइडलाइंस थी। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे जनरल नॉलेज का पोर्शन, जिसमें हम सबसे पहले जनरल नॉलेज के जो 30 क्वेश्चन आते हैं उनको देखेंगे। उसके बाद पार्ट 2 में हम पार्ट 2 लेके आएंगे। पार्ट 3 में 3 पार्ट्स इस पेपर को करने वाले हैं। मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने ला, क्योंकि हमारे चैनल पर जीएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही जोरदार तरीके से कराई जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसे भी ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी जीएनएम से रिलेटेड अपडेट्स हैं सारी की सारी आपको मिलती रहे। अब चलिए 1 बाय 1 करके हम सारे क्वेश्चंस को करते हैं। और आप देखोगे ये पूरा पूरा फुल पेपर है। जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखो 70 तक आ गया, ठीक है। और बाकी 95 क्वेश्चन नंबर आ गया इंग्लिश का। एंड यहाँ पे 100 क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। 100 या 100 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। सारे क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम का नहीं हो, ठीक है। सारे सारे। तो 1 बाय 1 करके हम सारी चीजें करेंगे, ठीक है। और जीके एंड साइंस का पोर्शन मैं ही करने वाला हूँ, और इंग्लिश का जो पोर्शन है आपकी आयुषी मैम करेंगे। और आपको पता ही होगा कि आयुषी मैम आपको इंग्लिश पढ़ा रही है, मॉडल पेपर वगैरह सॉल्व कराती रहती है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक्स प्लेस, यानी कि जलियांवाला जो हत्याकांड है वो कहाँ पर हुआ था। सबसे पहले अगर लोकेशन की बात किया जाए कि जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था हुआ कहाँ था, तो ये जलियांवाला कांड जो हुआ था वो जलियांवाला ही जगह पर हुआ था। सबसे पहले जगह जो कि पंजाब में लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है? पंजाब में लोकेटेड है। अगर हम डेट की बात करें, क्योंकि आपके एग्जाम में एग्जैक्टली डेट की बात पूछी गई है, तो 13 अप्रैल 1919 को आपका जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। अब अगर आपसे जलियांवाला हत्याकांड पूछा गया है, तो आपसे जो इंडियन रिवॉल्यूशन है उसके टाइम पे जो भी चीजें हुई थी, चाहे वो नमक आंदोलन हो, दांडी मार्च हो, या फिर महाड़ सत्याग्रह, महाड़ आंदोलन है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनकी डेट्स आपसे पूछे जा सकती हैं। हो सकता है 2026 में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भारत की आजादी कब हुई थी, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, और भारत का संविधान कब बन करके रेडी हुआ था। इन सभी से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इवेंट बेस्ड ये क्वेश्चन है, और ये इवेंट बेस्ड क्वेश्चन ही मैंने आपको बताया है, ठीक है। बाकी अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले क्वेश्चन पर ये कहता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सचिन तेंदुलकर, यानी कि सचिन तेंदुलकर का दूसरा नाम क्या है। क्या वो मास्टर ब्लास्टर, द बॉल है, कैप्टन कूल है, दादा है। अब देखो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर के बारे में पूछा गया है, तो मास्टर ब्लास्टर है, इसे आप जानते ही होंगे। हो सकता है अगली बार धोनी के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, हो सकता है दादा कौन है या कैप्टन कूल किसे कहा जाता है यह पूछ लिया जाए। तो भाई इन दोनों के बारे में, धोनी के बारे में जरूर याद रखना क्या कहा जाता है, ठीक है। ये दादा जिसे हम राहुल द्रविड़ को बोलते हैं, राहुल द्रविड़ को बोलते हैं, ठीक है। एंड नहीं, इसे सौरभ गांगुली को दादा बोलते हैं, सौरभ, ठीक है। और द वॉल राहुल गांगुली को बोलते हैं,
राहुल द्रविड़ को बोलते हैं, ठीक है। और बाकी जो मैंने बताया है इनके नाम गूगल से सर्च करके इनका क्या दूसरा नेम है वो देख लेना। एंड थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करें। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी कि प्रयागराज किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है। तो आप देखोगे कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना, यानी कि गंगा और यमुना का संगम जहां पर होता है जिसे हम प्रयागराज बोलते हैं वहां पर स्थित है। अब संगम के बारे में पूछा गया, प्रयागराज के बारे में पूछा गया है, एक धार्मिक स्थल है। उसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वाराणसी, काशी किस नदी के तट पर स्थित है, और सिंपली सभी बच्चों को आंसर पता होगा कि गंगा, ठीक है। और हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि और कौन सा ऐसा धार्मिक स्थल है जो हमारी गंगा नदी के तट पर उपस्थित है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को तैयार करके रखना। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें लग रहा होगा हाँ काफी बढ़िया पेपर है, लेकिन साइंस हमारी तैयार नहीं है, इंग्लिश हमारी तैयार नहीं है, हम बचे हुए टाइम में कैसे प्रिपरेशन करें। मैं बता दूं, अगर आप जीएनएम का एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करो और आपके मन में भी टेंशन चल रहा है कैसे प्रिपरेशन करें, मैं एग्जैक्टली एक चीज दिखाना चाहूंगा कि 2025 में हम ना प्रिपरेशन कराए थे बच्चों को, नर्सिंग का, पैरामेडिकल का, जीएनएम का, और यहाँ पे जितने भी बच्चे दिख रहे हैं ना आपको, सबने एग्जाम को क्वालिफाई किया है। जीएनएम के एग्जाम को, पैरामेडिकल के एग्जाम को, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक एमएससी नर्सिंग को क्वालिफाई किया, और कहीं ना कहीं यूपी की जो टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, मेडिकल कॉलेज हैं, वहां से अपने जीएनएम, एएनएम, पैरामेडिकल, पोस्ट बेसिक एमएससी नर्सिंग, कुल मिला के नर्सिंग के जो भी कोर्सेज हैं हर जगह से गवर्नमेंट कॉलेज से बच्चे कर रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज में तो सब एडमिशन करा देते हैं, हमारे नर्सिंग गुरुकुल कोर्सेज में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होता ही होता है। तो इन बच्चों ने क्या किया था पता है, हमारा एक बैच है आरंभ बैच, इस आरंभ बैच को ज्वाइन किया था। ये आरंभ बैच कंप्लीटली बनाया गया है जीएनएम और एएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। आप यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो और उत्तराखंड से, फिर इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, अगर आप जीएनएम और एएनएम का कोर्स करना चाहते हो तो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी आपके सभी सब्जेक्ट की जो आपके एग्जाम में आने वाला है, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, 20+ मॉडल पेपर्स मिलने वाले हैं, हर सब्जेक्ट के 20+ मॉडल पेपर मिलेंगे आपको चैप्टर वाइज, और उसके साथ साथ आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी मिलने वाला है, टेलीग्राम का पूरा सपोर्ट मिलने वाला, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता, इसमें पहला टेस्ट कंप्लीटली फ्री है। अब आप सोचोगे भाई ये तो फुल फ्लेज्ड बैच है, एग्जैक्टली फुल फ्लेज्ड बैच है, और आपके एग्जाम होने में कितना टाइम बचा है और आपको पता है, और आप चाहते हो अच्छी प्रिपरेशन हो जाए आपकी, तो फिर आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच की प्राइस की बात करें 499 रुपये मात्र प्राइस है, ठीक है, जो कि अदर प्लेटफॉर्म से काफी कम है। तो आप नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी शक नहीं होना चाहिए कि सिलेक्शन होते हैं कि नहीं। ऑलरेडी मैंने दिखा दिया हमारे प्लेटफॉर्म से कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है। 2026 में अब आपकी बारी है सिलेक्शन लाने की, ठीक है। एंड अगर कोई दिक्कत परेशानी हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट बता देना, जो भी दिक्कत परेशानी हम जरूर से जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और कमेंट बॉक्स तो आपके लिए हमेशा ही खुले हुए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपका ज्यादा समय ना जाए और आप अच्छे से इन क्वेश्चन को देख पाओ किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, क्या वो पुणे है, नागपुर है, मुंबई है, नासिक है। तो आपको ये चीज पता ही होगी कि महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो क्या है, मुंबई रहने वाली है। अब अगर राजधानी से क्वेश्चन पूछा गया है तो हो सकता है वो यूपी की या फिर छत्तीसगढ़ की या फिर झारखंड की राजधानी पूछ ले। कुल मिला के आपके जितने भी स्टेट है सबकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए ऑन फिंगर टिप्स, ठीक है। चलो एंड अब अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है वेयर इज द फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड, यानी कि प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, क्या वो उत्तर प्रदेश में है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में है। तो जो विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय है वो बिहार राज्य के में स्थित है, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच प्लैनेट इज नॉन एज द रेड प्लैनेट, यानी कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मार्स को कहा जाता है ना, मार्स ग्रह को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए एंड अगर रेड प्लैनेट के बारे में पूछा गया तो आपसे ब्लू प्लैनेट के बारे में भी पूछा जा सकता है, सिस्टर ऑफ अर्थ किसे कहते हैं उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे जो मैंने अदर 2 क्वेश्चंस बताए उन पर भी ध्यान देना। हो सकता है अगर ये पूछा गया प्लैनेट से तो अगली बार पूछ लिया जाए सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, सबसे छोटा प्लैनेट कौन है। तो प्लैनेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उनको एक बार जरूर पढ़ना, और बैच में इस तरीके के जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने सारे प्रोवाइड किए हैं। और बता रहा हूँ आपके लिए एकदम बहुत बढ़िया बैच कंप्लीट है वो, जो कि प्रतीक सर,
और हमारी कुसुम मैम और तुषिता मैम द्वारा कंप्लीट किया गया पूरे बैच को, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया। और इंग्लिश को आपकी आयुषी मैम ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, आप उन्हें देख ही रहे होंगे और जान ही रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि Who was the first industrialist to receive the भारत रत्न, यानी कि भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन देखोगे, धीरूभाई अंबानी, घनश्याम दास बिरला, जे.आर.डी. टाटा, रतन टाटा। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है जे.आर.डी. टाटा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम मूव करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु बिल्ड फतेहपुर सीकरी, यानी कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? क्या वो शाहजहां ने करवाया, अकबर ने करवाया, औरंगजेब ने करवाया, या फिर हुमायूं ने करवाया? जब आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। ठीक है, एंड अब अगले क्वेश्चन पे हम जब मूव करेंगे तो अगला क्वेश्चन कहता है लावड़ी इज द फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जान गए होंगे क्योंकि उन्होंने डांस वाली क्लास को जरूर अटेंड किया होगा। तो महाराष्ट्र का जो ये फेमस डांस है जिसे हम फोक डांस है, जिसे हम लावड़ी बोलते हैं बाकी जो अलग अलग स्टेट के अलग अलग फेमस फोक डांसेस हैं उनके बारे में, उनके नाम के बारे में जरूर याद करना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा चांसेस हैं, डांस हमेशा रहते हैं। डांस हो गया, राजधानी हो गई, एंड इवन नेशनल जो एनिमल है, नेशनल फ्लावर है, नेशनल स्वीट है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है हु इज द फादर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर, यानी कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप यहाँ पे देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इन ऑप्शंस को देखने के बाद अब जब इस बुक के बारे में सोचोगे तो आपको पता चलेगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस बुक के लेखक हैं और इस बुक को इन्होंने ही लिखा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? मैंने नेशनल की बात की थी, हो सकता है नेशनल फ्लावर पूछ लिया जाए अगली बार नेशनल बर्ड पूछ लिया जाए, नेशनल एनिमल पूछ लिया जाए, इन्होंने नेशनल गेम पूछा है। तो पता ही होगा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। ठीक है, एग्जैक्टली हॉकी ही है। और बहुत सारे बच्चे होंगे जो सोच रहे हैं क्या इतना ही इजी पेपर आता है? एग्जैक्टली इतना ही इजी पेपर आता है। बहुत सारे बच्चे पैनिक कर जाते हैं, गड़बड़ी के कारण अपने पेपर को गलत करके आ जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, शांत मन से पेपर को सॉल्व करना है, टेंशन नहीं लेना है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा जेन्युइनली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? भाई देखो, नेशनल गेम पूछा, नेशनल एनिमल पूछ लिया। सबको पता है कि लॉयन हमारा क्या है, नेशनल नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर। टाइगर जिसे हम बाघ बोलते हैं। ठीक है, जंगल का जो किंग होता है वो लॉयन होता है। ठीक है, फॉरेस्ट का जो किंग होता है वो लॉयन होता है वो। मेजर ध्यानचंद इज नॉन फॉर विच स्पोर्ट? क्या वो क्रिकेट के हैं, फुटबॉल के हैं, हॉकी के हैं, टेनिस के हैं? अब कुछ प्लेयर्स के नाम भी आपको जानने पड़ेंगे जो कि फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस से रिलेटेड होते हैं। और यहाँ पे मेजर ध्यानचंद के बारे में पूछा गया है तो वो हॉकी के स्पोर्ट से रिलेटेड थे। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 की तरफ चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, तो आप देखोगे कहता है कि विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है विश्व का? तो आप देखोगे अफ्रीका, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको पता चलेगा कि जो एशिया है हमारा, और हम भी एशिया ही कॉन्टिनेंट में रहते हैं, हमारा जो इंडिया कंट्री है, चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सारी कंट्री एशियाटिक कंट्री है। तो हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है, और है, माना नहीं जाता, वो है, एक्चुअल में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सदरमोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो इसे हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट पर बोलते हैं। ठीक है, और आगे हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है जाकिर हुसैन वाज अ फेमस प्लेयर ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? क्या वो सितार, तबला, फ्लूट यानी कि बांसुरी, या वीणा? तो आप देखोगे जाकिर हुसैन जो थे वो तबला के एक फेमस प्लेयर थे, तबला वादक थे। ठीक है, एंड अगर तबला का पूछा गया है, सितार, गिटार, फ्लूट, वीणा, इन सब के बारे में भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो भी मैं अलग से एक्स्ट्रा में चीजें बताता हूँ कॉपी पे पेन के थ्रू से नोट डाउन करते जाया करो, क्लास के बाद उनके आंसर्स को गूगल के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू ढूंढ करके जरूर करना, और आपके एग्जाम में देखना
बहुत ही अच्छे तरीके से मददगार रहेंगे, क्या पता एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से आ जाए। मैं बता दूं हमारा जो बैच था ना 2025 में 85% डायरेक्टली क्वेश्चन हमारे बैच से उठ के आए थे, जो हमने टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर कराए थे, एग्जैक्टली सेम टू सेम ये सारे क्वेश्चन हमारे बैच में कराए हुए थे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो नहीं कराया हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हेन इज द टीचर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, यानी कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगर शिक्षक दिवस के बारे में आपसे पूछा गया है तो हो सकता है चिल्ड्रंस डे के बारे में आपसे अगली बार 2026 में पूछ लिया जाए, हो सकता है पर्यावरण दिवस के बारे में पूछ लिया जाए। पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। चिल्ड्रंस डे आपको पता है 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड एट्थ डे पूछ लिया जाए जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। विच मोन्यूमेंट इज नॉन एज द सिंबल ऑफ लव, यानी किस स्मारक को प्रेम का प्रतीक कहा जाता है? ठीक है, क्या वो रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, इंडिया गेट है? और ऑलरेडी ये नोन सबको होगा, सबको ही पता होगा कि हमारा जो ताजमहल है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेम का प्रतीक बोलते हैं। ताजमहल सिंबल ऑफ लव नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन यानी कि अगला क्वेश्चन नंबर 19 में मूव करते हैं। क्वेश्चन कहता है इन विच फील्ड इज द ऑस्कर अवार्ड गिवन, यानी कि ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या वो लिटरेचर साहित्य के उस फील्ड में दिया जाता है, खेल में दिया जाता है, साइंस में दिया जाता है, फिल्म इंडस्ट्री? तो जो आपका ऑस्कर अवार्ड है वो फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। अगर फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा गया है तो आपसे अगली बार लिटरेचर, स्पोर्ट्स, साइंस इन सभी चीजों में भी पूछा जा सकता है। तो एक बार गूगल से इन तीनों के बारे में भी जान लेना, इन तीनों फील्ड्स में कौन कौन से अवार्ड्स को दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि हु वॉन द गोल्ड मेडल इन जैवलिन थ्रो एट एशियन गेम्स 2023, एशियाई खेल 2023 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता था? क्या वो विराट कोहली? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विराट कोहली तो क्रिकेट से रिलेटेड है। नीरज चोपड़ा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि जो जैवलिन थ्रो है वो नीरज चोपड़ा का ही गेम है और उसी से ही वो पॉपुलर हुए थे एशियाटिक गेम 2023 में। ठीक है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? क्या वो सीवी रमन को मिला था, एक मैथमेटिशियन थे, अमर्त्य सेन को मिला था, मदर टेरेसा, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था? तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो आपकी मदर टेरेसा थी इनको आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद नोबेल प्राइज से सम्मान दिया गया था। आगे हम क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, विच फेस्टिवल इज नॉन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स? अब आपसे पूछा गया किस त्योहार को रोशनी का त्योहार कहा जाता है? आप सबको पता होगा दिवाली। अगर आपसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स पूछा गया तो फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी आपसे पूछा जा सकता है, दिवाली। ठीक है, एंड तरह तरह के और फेस्टिवल्स पे आई थिंक हर बच्चा अगर क्वेश्चन आता है तो कर ही ले जाएगा, क्योंकि फेस्टिवल हम अपनी आंखों से जरूर देखते हैं और हमने उसे महसूस किया होता है, हम उसे मनाए होते हैं, हमने उसे सेलिब्रेट किया होता है। कुछ त्यौहार हमने खुद सेलिब्रेट किए होते हैं, कुछ हमारे पड़ोसी वाले करते हैं, कुछ कोई और करता है, कोई और करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव भारत रत्न? पहला कौन सा व्यक्ति था जिसको भारत रत्न दिया था? तो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। क्या थे? सी राजगोपालाचारी थे जिनको सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे क्या कहता है। ये कहता है द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम व्हाट, यानी ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत हमें यूवी रेस यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, जो कि हमारी स्किन को डैमेज कर सकती है। ठीक है, और ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है साइंस वाले सेक्शन में। ठीक है, एंड अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? क्या वो इंदिरा गांधी थी, सरोजनी नायडू थी, प्रतिभा पाटिल थी, या द्रौपदी मुर्मू थी? ठीक है, तो अभी अगर हम करंट की बात करें, इस टाइम पे कौन है करंट की फीमेल, या फिर करंट की कोई भी करंट की प्रेसिडेंट कौन है? तो करंट की तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, लेकिन अगर फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट की बात करें तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? प्रतिभा पाटिल जो थी, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फीमेल थी, फीमेल फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द वोटिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु क्या है? और सबको पता होगी 18 वर्ष एक एडल्ट एज मानी जाती है। यहाँ पर आप
ये मैरिजेबल एज भी है और हमारी क्या है, वोटिंग करने की भी एज मानी कंसिडर की जाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 27 पे चलेंगे। व्हाट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द गवर्नर इज कॉल्ड, यानी कि राज्यपाल के आधिकारिक निवास को क्या कहा जाता है। तो राज्यपाल के आधिकारिक निवास को हम राजभवन कहते हैं। अब राष्ट्रपति भवन किसके लिए होता है, संसद भवन किसके लिए होता है, विधान भवन किसके लिए होता है, इस चीज की जानकारी आपको गूगल से लेनी है, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगली बार जरूर पूछ लिया जाए, इस बार नहीं पूछा गया तो। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन 28 कहता है कि 28 हाँ, व्हाट इज द लोकसभा ऑल्सो नोन एज, यानी कि लोकसभा को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो लोकसभा को हम लोअर हाउस नाम से जानते हैं। क्या, लोकसभा को हम लोअर हाउस नाम से जानते हैं। लेकिन अगली बार आपसे पूछ सकता है राज्यसभा किसके लिए जाना जाता है, तो राज्यसभा अपर हाउस के नाम से जाना जाता है, यानी कि उच्च सदन नाम से जाना जाता है। राज्यसभा को अपर हाउस और आपका लोकसभा है, लोकसभा को लोअर हाउस यानी कि निचला सदन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एंड अगला क्वेश्चन कहता है कि हु इज नॉन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, भारत के संविधान के निर्माता कौन थे, पूछा गया। ऑलरेडी सबको नॉन होगा पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहलाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भाई राजस्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से, ध्यान रखना क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया है, यानी कि एरिया वाइज। हो सकता है आपसे डेंसिटी यानी कि पॉपुलेशन वाइज पूछ लिया जाए, और पॉपुलेशन वाइज कौन सा होता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना कि भाई पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दो ही हो सकते हैं, या तो बिहार हो सकता है या तो यूपी हो सकता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई यूपी सबसे लार्जेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन के बेसिस पे या फिर बिहार है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन का कमेंट करके आपको जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन है हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। और भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसे किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। कंप्लीटली हमने यहाँ पर जो जीके का जनरल अवेयरनेस, जीके जनरल नॉलेज का सेक्शन होता है, सेक्शन है, उसे कंप्लीटली बहुत ही अच्छे तरीके से किया। हालांकि 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन इस बार 32 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। अगर 32 यहाँ पर पूछे गए थे तो 2 क्वेश्चन की जो कटौती है वो साइंस में कहीं ना कहीं कर ली जाएगी। एंड नेक्स्ट पार्ट 2 में हम साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो साइंस के आपको क्वेश्चन सारे के सारे मिल जाए जनरल साइंस के, और इस पेपर को पूरा सॉल्व कर पाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस क्लास के बाद इस पीडीएफ को मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, और नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले में से डाल दूंगा। तो व्हाट्सएप में जुड़े जाना, टेलीग्राम में जुड़े जाना, वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड तो आपको करना ही है, क्योंकि आप ज्वाइन करने जा रहे हो आरएम बैच को, ताकि आपकी प्रिपरेशन शुरू हो जाए और एग्जाम में आप सिलेक्शन ले पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम साइंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।